आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अभिलाषा पाठक है। मैंने 64वीं बीपीएससी एग्जाम में 214वीं रैंक प्राप्त की है और मुझे रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर का पद अलॉट हुआ है। और यहाँ पे मैं आपके साथ ट्रेम जीएस के माध्यम से अपनी रणनीति साझा करने के लिए आई हूँ। तो अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, यूपीएससी, इन चीज़ों की, तो आपको अच्छे से पता होगा अभी तक कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू 3 फेजेज हैं इस एग्जाम में। और इस एग्जाम के लिए ये 3 फेजेज इक्वली इम्पोर्टेंट है मैं कहूँगी। लेकिन चूंकि ये मेरा तीसरा प्रयास था तो मैं कहूँगी सबसे अधिक फोकस आप इनिशियली में अगर करें तो प्री में करें, क्योंकि प्री मेंस का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो सिलेबस सेम रहता है, बट जो अप्रोच है आपका क्वेश्चन टैकल करने का वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे प्री में अगर आते हैं तो प्री में काफी फाइट है, आपको नहीं पता कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, कितने अपीयर कर रहे हैं, और फाइट मतलब कट थ्रोट वाला कॉम्पिटिशन है प्री में। क्योंकि प्रीवियस 2 अटेम्प्ट जो मैंने दिए वो अनफॉर्चुनेटली मैं प्री क्लियर नहीं कर पाई। और जैसा 66 में भी आपने रिजल्ट देखा होगा कि मेरिट जो गर्ल्स की है अनरिजर्व कैटेगरी से वो 100 चले गए। अनफॉर्चुनेटली मेरा फिर से रह गया, आई वॉज 99, तो क्लोज होके भी मैं फाइट में फिर से बाहर हो गई। और 64th की हम बात करें तो 86 वॉज जनरल विमेन अनटू कैटेगरी का वो गया और मेरा 90 था। तो थैंकफुली प्री मेरा क्लियर होने से आई वॉज बिट होपफुल कि ठीक है, मतलब प्री हो गया तो आई डू इट एनीवे। तो हम पहले फोकस करेंगे प्री पे। तो प्री में क्या होता है कि आप सिलेबस जब देखते हैं किसी एग्जाम की तैयारी करने से पहले, तो सिलेबस आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, उसे देखें और उसे समझें। सिर्फ बिहार का प्री अगर हम देखें तो 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें करीब 20 से 30 क्वेश्चन साइंस है, तो एक बड़ा चंक है। अगर आपका साइंस पे अच्छी पकड़ है आपकी तो वो क्वेश्चन आपको प्लस में ले जाएंगे। इन द सेम वे 10 क्वेश्चन मैथ के हैं, तो अगर आपका मैथ का बैकग्राउंड है, आपने 12 में पढ़ा है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। और अगर नहीं भी है और अगर आप बाकी सेक्शंस में काफी अच्छे हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, तो आप मैथ्स छोड़ भी सकते हैं, आप गेस वर्क कर सकते हैं। तो इन चीजों से अगर आप इन चीजों बढ़त बढ़ा लेंगे अपनी, तो आपके लिए प्री इजी हो सकता है। और बाकी थोड़ा बहुत तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा हियर एंड देयर। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि बिहार में प्री में अभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो गलती से भी आप कोई क्वेश्चन ना छोड़े, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन सही होता है तो आपकी फाइट में इन होने की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। बट अगर आपने छोड़ा तो आप ऑलरेडी एक लॉस पे चल रहे हैं। और मैं कहूंगी कि ओवरऑल तो आप तैयारी मिलाकर करें प्री एंड मेंस, बट जो प्री का टाइम जैसे नोटिफिकेशन आ गया, आपका एडमिट कार्ड जारी होने वाला है, तो 2-3 महीने का जो पहले का टाइम है वो पूरा फोकस करें प्री पे, क्योंकि प्री है तो क्वालिफाइंग, लेकिन अगर आप प्री से ही बाहर हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली आप आगे जो आपने रिटन की प्रैक्टिस की है, जो मेंस का जो ऑप्शनल प्रिपेयर किया है, आप वहां तक जा ही नहीं पाएंगे। तो प्री के लिए 2-3 महीने एक्सक्लूसिवली निकालें। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस, ये जो बेसिक चीजें हैं जहां पे ज्यादा मार्क्स आते हैं, कवरेज जिनका ज्यादा है, क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, वहां फोकस करें। और वंस एक बार आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं फिर तो मेंस के लिए आपका रास्ता खुला है, फाइट कम हो जाएगी आपकी। अगर 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है तो मेंस में वो 10% एक्स्ट्रा लेंगे वैकेंसी से, 1000 है तो 10,000 का मेंस लेंगे, तो आप ऑलरेडी इन है। तो और मेरिट लिस्ट जो जाती है वो वैरी करती है हर बार, आप कह नहीं सकते कितना जाएगा। एक बार फिर भी अगर आप जनरल कैटेगरी से अनरिजर्व्ड हैं तो मानकर चलें कि अगर 100 के आसपास हैं आप, मोस्टली 100+, तो आप खुद को इन माने और तैयारी शुरू करें। और अगर नहीं भी है तो भी आप मेंस की तैयारी शुरू करें, क्योंकि वो जो प्रोसेस है एग्जाम का काफी लॉन्ग है। और जैसे ये वैकेंसी 2018 की है, अनफॉर्चुनेटली 4 साल लगे इसे क्लियर होने में, तो धैर्य बनाए रखें। सर ने कहा है कि चमड़ी मोटी रखें, क्योंकि इस यात्रा में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, आपको बहुत लोग मिलेंगे, सुनाएंगे, तो धैर्य बनाए रखिए। और अब हम चलते हैं मेंस की तरफ। तो जैसे मेंस में आते हैं तो आपने पीटी दे दिया, कुछ दिन का रिलैक्स करिए, फिर आप वापस से सिलेबस उठाइए। सिलेबस उठा के फिर से फोकस करिए कि जो एरियाज है जैसे पेपर 1, पेपर 2 एंड ऑप्शनल, ये 900 है टोटल, 300 300 300 100 मार्क्स की हिंदी आती है जो क्वालिफाइंग है। तो अगर आपने बेसिक हिंदी आपको पता है तो 50-60 नंबर आप आराम से ले लेंगे, और वो ऐड नहीं होता तो उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 में अगर हम देखें तो पेपर 1 है आपका DI, उसमें आता है 72 मार्क्स का, जो कि इम्पोर्टेंट है। 2 सिलेबस में मेंशन्ड है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, बट जो क्वेश्चंस आते हैं वो DI जैसे हैं। तो अगर आप उन पे फोकस करें, बेसिक मैथ्स मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, उन चीजों से DI आपका कवर हो जाएगा और पेपर 1 में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसमें हिस्ट्री भी है, तो ये चीजें हैं पेपर 1 की। लेकिन DI अगर आप फोकस करें तो 72 मार्क्स का है वो ना, तो काफी आपको एज देगा। वो जो एज देगा वो आपका रैंक के साथ साथ आपको इन भी कर सकता है काफी ज्यादा। और जो प्रैक्टिस है इनका वो आप नॉर्मल करते रहे, रिटन वाली प्रैक्टिस करिए, और साथ ही लिखने की प्रैक्टिस करिए। मेंस के लिए लिखें आप जरूर, रोज एक आंसर लिखें जरूर। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे लिखिए, कोई एक बेसिक क्वेश्चन जैसे पाल कला, मौर्य कला, उन चीजों को लिखिए।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्री और मेंस दोनों के लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, मतलब वो रामबाण है, आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट पीसीएस में कल्चर है, टेंडेंसी है रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन दोहराते हैं हमेशा। और अगर आप प्रीवियस देखेंगे ना ट्रेंड, उन्होंने इस साल को छोड़ के ये पूछा, उस साल को छोड़कर ये पूछा, अगर आप वो फोकस कर पाए तो आप ऑलरेडी एज पे हैं, क्योंकि आपको पता है वो क्या पूछेंगे और उन क्वेश्चन को आप बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि आपको मार्क्स कैच करने में हेल्प करेंगे। इन द सेम वे, जैसे कि अब नेक्स्ट हम आते हैं, तो हाँ, पेपर 1 में एक चीज और, मैंने पहले मैथ बनाया था, क्योंकि लास्ट टाइम पे ना अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप लिख लेंगे, लेकिन अगर आपने मैथ नहीं सॉल्व किया और लास्ट टाइम पे पैनिक करेंगे तो मैथ आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दो कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि मैथ्स ना कैलकुलेशन है, आप पैनिक वाले स्टेट में नहीं कर पाएंगे। जबकि इतिहास, भूगोल चीजें जो है ना, अगर आपको आता है आंसर तो आप आराम से लिख के उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, आपने 4 पन्ने का सोचा था, आप 2 में कवर अप करेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। बट मैथ्स के साथ ऐसा नहीं होता, यू हैव टू बी पेक्यूलियर, और वो बहुत बेसिक चीज है ना, आपको पॉइंट वाइज ये कैलकुलेट करके सही है वो। ठीक है, फिर मूविंग अहेड टू नेक्स्ट पेपर, दैट इज पेपर 2, जिसमें कि मार्क्स मोस्टली उतने अच्छे नहीं आते जितने पेपर 1 में है, क्योंकि इसमें मैथ्स नहीं है, इसमें पॉलिटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है, जियोग्राफी है। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए मैप का यूज करें। कोई भी क्वेश्चन, जैसे हमारे टाइम पे ग्वादर पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मैंने मैप बनाया था, गुजरात का पोरबंदर साइड, फिर पाकिस्तान का साइड, फिर ईरान का साइड। तो जितना मैप का यूज करेंगे आप, वो आपको उतना ही एज देगा और आगे बढ़ने में मदद करेगा, मार्क्स कैच करेगा वो। जैसे इन द सेम वे आप पॉलिटी में आते हैं, तो पॉलिटी में क्वेश्चन था हमारे में प्रियम्बल, और थैंकफुली इन द सेम डे मैं प्रियम्बल पढ़ के गई थी, मतलब रात में मैंने पढ़ा और नेक्स्ट डे वो आया। तो उसमें एक कोटेशन है ना, एन ए पालखी वाला, तो मैंने वो पहला कोटेशन बिल्कुल एग्जैक्टली उसे वैसे ही कोट किया। तो द मोर कोट्स यू यूज, द मोर चांसेस ऑफ यू गेटिंग गुड मार्क्स। ठीक है, ये हो गया पॉलिटी के लिए। और साइंस टेक्नोलॉजी का भी सेम है, लेटेस्ट डेवलपमेंट में नजर रखें। जैसे अगर आपसे पूछ रहे हैं कि सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में आप क्या एड ऑन कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, या इंडियन गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं, या रूरल एरिया में हम क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि बिहार का जो डेटा बताता है इकोनॉमिक्स में कि 88% ऑफ बिहार स्टिल इन रूरल एरियाज, राइट। तो उन चीजों को हम एनालाइज करके उनको अगर आंसर में इंक्लूड करेंगे तो आपको मार्क्स फेच करेंगे, वो मार्क्स जो आपको आपके बगल वाले से एज देगा और आपको लिस्ट में इन करेगा। तो पेपर 2 की स्ट्रेटजी मेरी रही कि मैंने कोड्स यूज किए पॉलिटी में, ज्योग्राफी मैंने मैपिंग यूज की, और फिर साइंस टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है मैंने उसमें डेटा यूज किया थोड़ा बहुत, जो रिसेंट डेवलपमेंट मुझे याद आया। इन द सेम इकोनॉमिक्स में भी है वो चीजें। अब आते हैं ऑप्शनल, जो कि 300 मार्क्स अगेन, इसका 1/3 हो गया, 300, 300, 600 और ये 300 का। ऑप्शनल मेरा हिंदी साहित्य है, मेरा ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में था, तो एक ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। मैंने इंग्लिश पढ़ा तो, लेकिन फिर जब मैंने हिंदी का सिलेबस देखा, आसपास के दोस्त वगैरह देखे, तो मुझे हिंदी रुचिकर लगा कि ठीक है हिंदी करते हैं, इट्स गुड। और मुझे रुचि भी है साहित्य में, तो मुझे अच्छा भी लगा। और अच्छा है, मतलब अगर आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, आपको लगा कि मतलब वाह मुझे पढ़ने में मजा आता है, तो वो चीज अच्छी है। क्योंकि ये स्टेट पीसीएस के साथ, चूंकि मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रही हूँ, तो ये दोनों में हेल्पफुल है काफी ज्यादा। और एक बार सिलेबस आप ध्यान में रखें जरूर, आप जो भी सब्जेक्ट चूज करें, सिलेबस ध्यान में रखें, अपनी रुचि ध्यान में रखें, और आप कितने कंफर्टेबल हैं, क्योंकि एट द एंड कोई आएगा नहीं आपको एग्जाम रूम में हेल्प करने या बताने, वो आपका खुद का करना पड़ेगा। और ऑप्शन में भी सेम चीज है, आप कोटेशन यूज करें, कबीर के दोहे यूज कर सकते हैं, आपने जो कहानियां पढ़ी हैं, कहानियों की लाइंस जो हैं उनको आप बीच में कोट कर सकते हैं। जितना अधिक आप कोट करेंगे, आपका आंसर उतना ही अच्छा बनेगा और उतना ही क्रिस्प बनेगा। ऐसा ही लगेगा एग्जामिनर को कि आपने कुछ भी ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि आप विथ प्रूफ लिख रहे हैं ना कि उन्होंने ऐसा कहा। जैसे हमें एक है भारतेंदु की कहानी, नाटक है अंधेर नगरी, उसमें आप कोट करेंगे, चना वाले का कोट है जो, फिर जो बाबा है उसको उनका कोट है, उन चीजों को कोट करेंगे तो आपको ये सारी चीजें एक एज पे लाती हैं। जो साथ का आपका प्रतिभागी है, जो अभ्यर्थी है, आप उससे आगे जा रहे हैं, और वो चीजें आपको लास्ट में मैटर करेंगी। और इन चीजों के अलावा तो 900 मार्क्स यहाँ पे हो गए आपके पेपर 1, पेपर 2 ऑप्शनल। अब हम मूव ऑन करते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू 120 मार्क्स का है, और इंटरव्यू के लिए भी टाइम वैरी करता है। जैसे 63rd में लोगों ने बताया कि 15 दिन का टाइम मिला था, हमारे में कोविड था तो अनफॉर्चुनेटली हमें 8-9 महीने मिले, और ऑब्वियसली इतना बड़ा गैप आप यूटिलाइज नहीं कर पाते मतलब पूरी तरह से अच्छे से। तो इंटरव्यू में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो बोर्ड है आपका, वो जानता है कि आपने ग्रेजुएशन कब किया है। उनके पास बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है कि आपने ग्रेजुएशन किस ईयर में किया है। तो अगर आपका गैप है ग्रेजुएशन ईयर में और तैयारी में, तो आप उनको वो पूछेंगे आपसे, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दें कि दोनों में गैप क्यों है इतना ज्यादा। तो आप बता सकते हैं, उन्हें भी आइडिया है कि ये टाइम लगता है, इट्स नॉट अ स्मॉल जर्नी कि आप मिर्च का पौधा लगा रहे हो और पैदा हो रहा। अगर आप आम बो रहे हो तो इट विल टेक टाइम डेफिनेटली। और इंटरव्यू में जो लोग कहते हैं पर्सनैलिटी, आई वोंट गो विद दैट, क्योंकि 5 या 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, मुश्किल से बमुश्किल, आपको पता भी नहीं चलेगा आप रूम के अंदर गए देन यू आउट। तो वो टाइम आपका पर्सनैलिटी जज करने का उतना नहीं है, दिल टेस्ट योर नॉलेज डेफिनेटली।
जैसे मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे गए, पॉलिटिकल आर्टिकल पूछा उन्होंने कि राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत है। देन मैपिंग में मुझसे पूछा कि साउथ ईस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट एशिया के बारे में। उसके बाद फिर मुझसे महात्मा गांधी के बारे में पूछा गया, चंपारण वाला जो उनका था उसके बारे में पूछा। और उसके अलावा मुझसे जो हिंदी ऑप्शनल है उनके बारे में पूछा गया कि 4 कवि जो बिहार से हैं उनके बारे में। फिर मुझसे पूछा गया कि क्योंकि मेरा इंग्लिश लिटरेचर रहा है ग्रेजुएशन में, उन्होंने उससे भी क्वेश्चंस पूछे कि अमर्त्य सेन ने कौन सी किताब लिखी, फिर अरुंधति रॉय की लेटेस्ट बुक कौन सी है, फिर विलियम शेक्सपियर के कोट्स पूछे गए, फिर विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी एंड कॉमेडी के नाम पूछे गए। तो हार्डली 8 to 10 मिनट्स। और बोर्ड काफी कोऑपरेटिव रहता है, बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं कराएंगे वो लोग ना कि वी आर गोइंग टू जज यू। वो आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराएंगे। जैसे अमर सिंह की किताब का नाम मुझे वो मतलब बैकग्राउंड में चल ही नहीं रहा था बिल्कुल कि क्या है वो। देवर नहीं इसको नोबेल मिला है, ही इज एन इंडियन। तब मुझे अच्छा ये अमर्त्य सिंह जी हैं, तो वो लास्ट में क्लिक किया। बट थैंकफुली दे हेल्प मी आउट देयर, कि उन्होंने खुद से मुझे हेल्प की। और ऐसे ही अगर आपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जो है आपको उस पर ब्रीफ आप पढ़ के जाए, आप ऐसे एकदम से अवॉइड नहीं कर सकते। मेरे तो जो क्वेश्चन थे वो सिलेबस से कम थे। जैसे अमर्त्य सेन वाली किताब, अरुंधति रॉय, ये सिलेबस में नहीं है आपके। उन्होंने फिर अल्केमिस्ट पूछा, अल्केमिस्ट बेन जॉनसन की भी है और पाउलो कोयलो की भी है। तो चीजें बहुत वैरी करती हैं। तो आपका जो ओवरऑल नॉलेज है वो ठीक ठाक रखें, अगर आप बेसिक रखें, और अगर आपका कैरेक्टर वैसा कुछ बहुत फ्लॉड नहीं है, और अगर आप खुद को इगोइस्टिक प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, या मतलब काम एंड कंपोजिट वे में है, तो दिल हेल्प यू आउट। वो आपको डेफिनेटली कोऑपरेट करेंगे और आपको वहां से आगे निकालने में मदद करेंगे। उनका ये नहीं कि आपको पुश बैक करें। तो मूविंग अहेड, जीएस और मतलब सब्जेक्ट और ऑप्शनल आप हेल्प कर लें, एक बार खुद को रिवाइज करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, मॉक जरूर दें। मॉक इंटरव्यू आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देगा जो आपने प्रिपेयर ही नहीं किए। जैसे मैंने प्रेम जीएस के सर के साथ मेरा मॉक था, उसमें उन्होंने मुझे हिंदी के बारे में देवनागरी, मैथिली, भोजपुरी, मतलब जितने डायलेक्ट्स हैं उनमें कौन कौन सा ऑथराइज है, कौन ऑथराइज नहीं है, फिर रचनाएं, फिर कबीर और रहीम, ऐसे बहुत सारी चीजें ना इतनी वैरिड हैं। जैसे कि तुलसी हुए, तुलसी के राम, निराला के राम, इन चीजों में बहुत अंतर है। और जैसे अगर आप बोल नहीं पा रहे, आपने लिखा है पहले और आपको बोलने में झिझक है, तो वो चीजें बहुत दूर हो जाएंगी। और कई क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो शायद मॉक में और इंटरव्यू में रिपीट हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक जरूर दें। और थैंक्स टू सर कि उन्होंने मुझे लास्ट मेरा इंटरव्यू के जस्ट पहले एक्चुअली मैंने मॉक दिया था। आई वॉज थिंकिंग कि शायद डिसीजन रॉन्ग रहे, बट ही वॉज वेरी चार्मिंग एंड मतलब उन्होंने बहुत हेल्प की मुझे कि यू आर गुड, यू कैन डू इट, ऑब्वियसली यू आर अ गुड कैंडिडेट। तो वो चीजें काफी मोरल बूस्ट करती हैं आपका। तो लेकिन ये ध्यान रखें कि आप प्रिपरेशन करके जाएं और एकदम से पहले ना दें, क्योंकि नॉट एवरीवन इज दैट लकी एज मी कि सर आपको इतने अच्छे से लास्ट में बूस्ट अप करें और फिर मोरल आपका हाई रहे। तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा इस जर्नी के बारे में यही चीजें हैं कि हमेशा याद रखिए ये जर्नी लंबी होने वाली है। आपको नहीं पता रिजल्ट्स कब डिक्लेयर होंगे और फिर कितना टाइम लगेगा। हमें 4 साल लगा ये रिजल्ट क्लियर होने में। और पेरेंट्स के साथ साथ आपको भी बहुत कुछ बियर करना पड़ेगा। हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। और थोड़ा चमड़ी को मोटा रखिए, क्योंकि यात्रा लंबी है और लोग सुनाएंगे, ऑब्वियसली दैट व्हाट पीपल डू। और सबसे इम्पोर्टेंट कि भटके नहीं रास्ते से। ऐसे कई बार टाइम लगता है ना, तो हम सोचते हैं ये एग्जाम भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इन चीजों में होता क्या है कि आपका टाइम बढ़ते जा रहा है। जो मैटर जो नहीं होना था शायद उससे पहले आप क्लियर कर लेते हैं। एनीवेज, बेस्ट विशेस सारे अभ्यर्थियों को जो तैयारी कर रहे हैं। वी कैन ऑल डू इट, वी कैन ऑल अचीव इट, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक यू TRIUMPH GS for giving me this opportunity. Thank you, sir. Thank you so much.